नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के साथ। मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइंस। जीएसटी से नहीं बढ़ेंगी महंगाई, दरें तय होने के बाद वित्त मंत्री का ऐलान। रेस्टोरेंट पर 5 से 28% तक टैक्स, स्वास्थ्य और शिक्षा बाहर। अलगाववादी नेताओं को लश्कर-ए-तैयबा से पैसा मिलने की जांच शुरू। पूछताछ के लिए एनआईए टीम पहुंची श्रीनगर। रक्षा मंत्री ने कहा, सीमा की हिफाजत के लिए तैयार है सेना। ईवीएम से चुनाव कराना पूरी तरह सुरक्षित। चुनाव आयोग की टीम ने संसदीय समिति को दी सुरक्षा की जानकारी। आयोग को संदेह दूर करने का निर्देश। यमुना किनारे गंदगी करने पर 5,000 रुपए का जुर्माना। राष्ट्रीय हरित न्यायालय का आदेश। निगरानी के लिए समिति। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में हार के बाद पाकिस्तान में बौखलाहट। विपक्ष ने बताया नवाज सरकार की नाकामी। वकीलों की नई टीम लड़ेगी केस। तो ये देखते हैं पहली खबर। कानून और न्याय मंत्रालय से जुड़ी संसद की स्थायी समिति ने चुनाव आयोग से ईवीएम को लेकर आशंकाओं को दूर करने को कहा है। समिति ने चुनाव आयोग से कहा कि वो राजनीतिक दलों के साथ जनता और मीडिया को भी इस बारे में सही जानकारी दे। चुनाव आयोग ने शनिवार को मीडिया के सामने वोटिंग मशीन का प्रदर्शन करने और जनता के बीच चुनौती देने वाले लोगों के लिए समय निर्धारित करने का फैसला लिया है। ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायतों को कानून और न्याय मंत्रालय से जुड़ी स्थायी समिति ने काफी गंभीरता से लिया है। कांग्रेस सांसद आनंद शर्मा की अध्यक्षता वाली समिति ने शुक्रवार को संसद भवन में इस बारे में बैठक की। इसमें चुनाव आयोग के अधिकारियों को भी तलब किया गया। समिति ने चुनाव आयोग से सवाल किया कि कंप्यूटर में हैकिंग और वायरस हमले की तरह क्या ईवीएम में भी गड़बड़ी हो सकती है। इसके बाद चुनाव आयोग के अधिकारियों ने विस्तार से बताया कि ईवीएम मशीन में हेर-फेर नहीं की जा सकती है। You see, the committee proceedings are never disclosed. Election Commission has made a detailed presentation, and it's an ongoing exercise. We cannot say anything beyond. संसदीय समिति के सदस्यों ने जोर दिया कि मतदाताओं और पार्टियों के मन से इस आशंका को दूर करना जरूरी है कि ईवीएम में हेर-फेर हो सकती है। समिति ने चुनाव आयोग से ये भी पूछा कि क्या फिर से बैलेट पेपर से चुनाव कराने पर विचार करना चाहिए। Discussed with the government and with the Election Commission. It's an ongoing exercise. Electoral reforms deals with comprehensive matters, not only the conduct or a machine. It deals with multiple issues, including election funding. समिति ने चुनाव सुधार के अन्य मामलों, सरकारी फंडिंग, विस्थापित मतदाताओं और मतदान फीसदी बढ़ाने पर भी विचार करने पर जोर दिया। चुनाव आयोग के साथ संसदीय समिति की ये पहली बैठक थी। जरूरत पड़ने पर और बैठकें भी होंगी। इस बीच संसदीय समिति ने इन मामलों पर जनता, विशेषज्ञों और संस्थाओं से भी बात करेगी। इससे पहले 12 मई को चुनाव आयोग ने इस मामले पर सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। ईवीएम का मामला चूंकि काफी गंभीर है और यह जनता का लोकतंत्र पर विश्वास का मामला है, इसलिए अस्थायी समिति इस पर काफ़ी गंभीरता से विचार कर रही है। हालांकि अपनी पिछली रिपोर्ट में भी अस्थायी समिति ने ईवीएम मामले पर ध्यान देने की जरूरत बताई थी, लेकिन इधर के दिनों में इतनी ज़्यादा गहराई से इस पर विचार होना शुरू हुआ है, इसलिए सरकार पर यह दायित्व बनता है कि चुनाव आयोग से विचार कर इस मामले की जल्द से जल्द जाँच भी करे और इस पर अपनी सफाई भी पेश करे। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन सुदीप्तो के साथ दिल्ली से अखिलेश सुमन। और इस मसले पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान एरिया से विपुल मुदगल साहब हैं। विपुल जी, स्वागत है आपका। सर, जिस तरीके से ईवीएम को लेकर लगातार संदेह और तमाम तरह की बातें, आरोप प्रत्यारोप चला, संसदीय समिति के सामने इलेक्शन कमीशन के आला अधिकारी पहुंचे और जो बात सामने निकल कर की, जो भरोसा है उसको कैसे कायम करना चाहिए मीडिया के सामने, जनता के सामने, कैसे देखते हैं इस कदम को आप?
नहीं, देखिए, एक तो ये है कि जो स्थायी समिति का जो सिस्टम है हमारे पार्लियामेंट में, वो बहुत अच्छा सिस्टम है। तो स्थायी समिति जांच करे और जिसको और भी लोगों को जांच करनी है जांच करे। पहली बात तो ये मैं कहना चाहूँगा कि कोई भी मशीन किसी भी प्रकार की हो, उसमें गड़बड़ी की गुंजाइश को पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता। दूसरी बात, अगर आप ये पूछें कि क्या सचमुच गड़बड़ हुई है, तो मैं कहूँगा कि मुझे नहीं लगता कि अब तक गड़बड़ हुई है। लेकिन क्या मैं ये कह सकता हूँ जीवन में कभी होगी नहीं? तो मैं उसमें कहूँगा कि नहीं, होने की गुंजाइश है, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। तो इसके लिए स्थायी समिति अपनी जांच करे और जो पेपर वेरीफाइड वोटर ट्रेल का जो सिस्टम है, बड़ा अच्छा सिस्टम है, उसको आगे बढ़ाए। उसके लिए इलेक्शन कमीशन ने पहले ही डिमांड रख दी है और मेरे ख्याल सरकार ने उसे मान भी लिया है, तो उसको आगे बढ़ाएं। और एक ये लगातार इसमें अगर कोई गुंजाइश, शक कुछ भी हो तो उसको दूर करें, उसमें कौन सी बड़ी बात है। और विपुल जी, जिस तरीके से एक भरोसा काम करने की बात, कई तरीके से अलग अलग जगहों से खबरें आई, कुछ डेमो भी दिए गए लोगों की ओर से, क्या ऐसे में एक बढ़िया कदम ये देख रहा है कि जो इलेक्शन कमीशन अब करने की बात कर रहा है कि जनता के सामने वो प्रेजेंटेशन रखेगा, इसके बाद लोगों को इनवाइट करे कि भाई अगर आपको लगता है कि आप हैक कर सकते हैं तो आप उसको एक बार डेमो दें हमारी मशीनों पर? देखिए, जो जिस तरह के डेमो हमने देखे हैं अब तक कि जो दिल्ली की असेंबली में दिखाया गया, उससे तो वो कन्विंसिंग नहीं लगा मुझे। और दूसरी बात ये है कि जो भी पार्टी विपक्ष में होती है वो इस तरह के आरोप लगाती है। भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी, लगातार, एक दो बार नहीं, लगातार ये लोग ये बातें करते रहे। इसके अलावा इनके बहुत बड़े बड़े नेता जो भारतीय जनता पार्टी के अभी प्रवक्ता बने हुए हैं, उन लोगों ने इसके ऊपर पुस्तकें लिखी और बड़े बड़े पर्चे निकाले और कहा कि ये बहुत गलत बात है। और अब देखिए विडंबना कि ये उसको डिफेंड कर रहे हैं और दूसरी तरफ वाले कह रहे हैं कि हम मर गए, इन्होंने हमें जो है वो सारा खराब कर दिया। मेरा अपना मानना है कि नहीं, हम पुराने समय में वापस नहीं जा सकते, क्योंकि हमने एक प्रोग्रेस की है, एक उन्नति की है और उसको हम वापस लेने का कोई मतलब नहीं है। और बड़े अच्छे इलेक्शंस हुए हैं, बड़े बड़े लोगों ने मुंह की खाई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, चली गई, कांग्रेस की सरकारें आई, चली गई, अब ये नई सरकार है। एक जगह पे बिहार में मुंह की खाई बुरी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने, पंजाब में कांग्रेस ने जीत हासिल की। तो मेरे हिसाब से ये कहना कि इसमें गड़बड़ी हो रही है, ये गलत है। और दूसरा, मेरी एक छोटी सी सलाह है एडीआर की तरफ से, और मतलब ये कह लीजिए कि चूंकि हम लोग लगातार इलेक्शन पे नजर रखे हुए हैं, कि जो पार्टियां अभी चढ़ चढ़ के ये बातें कर रही हैं, उनको चाहिए कि दूसरे विषयों पे बात करें। जो इस देश में इतनी भुखमरी, इतनी बुरा हाल है, हर एक चीज़ का कुपोषण चल रहा है, और दूसरी चीज़ें जो इलेक्शन के दूसरे मसले हैं, जैसे कि पब्लिक फंडिंग ऑफ इलेक्शन, जिसमें कि जेटली जी ने जो नई बहुत ही खतरनाक व्यवस्थाएं दी हैं, उससे इलेक्शन व्यवस्था को बहुत नुकसान पहुंचेगा, उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करें। और जो इसमें गुंजाइश है, अगर इसमें कोई शक है तो शक को दूर करवाएं, स्थायी समिति के सामने जाके अपने बयान दें, अपनी शंकाएं रखें। और क्या विपुल जी, वाकई जो चुनाव सुधार की पूरी दिशा और पूरी गाड़ी मैं कहूँ लग गई है ईवीएम के ब्रेकर पर? हमें जिस रफ्तार से चुनाव सुधार की दिशा में आगे बढ़ना था, आपको लगता है कि वो फोकस कहीं डिफोकस हो गया, सिर्फ ईवीएम के आसपास सिमट जाता है? कर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये बुनियादी मसलों को छोड़ के फौरी मसलों की तरफ जा रहे हैं। बुनियादी मसला ये है कि इस बार फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली जी ने जो व्यवस्थाएं दी हैं, एक उन्होंने कहा है कि 20,000 से कम करके 2,000 किया गया है, जो अनडिस्क्लोज्ड या जिसका डिस्क्लोजर करने की आवश्यकता नहीं है, जो डोनेशंस की प्राप्ति को, वो भी बहुत ही बेकार लचर कदम है। इसमें सिर्फ लोगों की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की गई है। और दूसरी बात, जो इलेक्टोरल बॉन्ड कोई भी खरीद सकते हैं, वो तो इतना खतरनाक है कि हमारी पूरी इलेक्शन व्यवस्था ने अब तक जितनी प्रगति की है उसको बिल्कुल पीछे ले जाएगी, 20 साल पीछे ले जाएगी। और इलेक्शन में जो हम कहते हैं ट्रांसपेरेंसी लाओ, पारदर्शिता लाओ, ये ठीक उसका उल्टा कर देगी। तो मुझे लगता है सारी विपक्षी पार्टियों को, और सारी विपक्षी पार्टियां इस पर कुछ नहीं बोल रही, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें भी चंदा चाहिए और उन्हें भी उन्हीं कंपनियों से चंदा चाहिए। लेकिन जनता ये जानना चाहती है कि जिससे आपने बड़े बड़े चंदे लिए, हजार हजार करोड़ के, उनको फायदा कैसे पहुंचाया आपने। तो जब तक जनता को ये नहीं पता है कि बॉन्ड किसने खरीदे, तब तक तो ये बहुत ही खतरनाक बात होगी। इसी तरह से जो दूसरे मसले हैं इलेक्शन से जुड़े हुए, मुझे लगता है पूरे देश को, संसदीय समितियों को
और सबसे बड़ी बात, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके जो बड़े बड़े नेता हैं, उन्हें इसके ऊपर विचार करना चाहिए और कहना चाहिए कि कैसे हम लगातार बेहतर बनाएं, ज़्यादा पारदर्शी बनाएं, जवाबदेही वाली व्यवस्था बनाएं। और चुनावी चंदे को लेकर जो विपुल एक बदलाव किया गया और लंबे अरसे से इसको लेकर मैं कहूँ एडीआर या दूसरी संस्थाएं रिसर्च जो पेपर सामने आए हैं, आप लोगों ने बात रखी है, उसमें जो बदलाव 20,000 से घटाकर उसको 2,000 का जो एक मिनिमम वो कर दिया गया जिसकी अकाउंटेबिलिटी तय की जाएगी, यानी कि उससे नीचे का है तो खाता या फिर नाम ज़रूरत नहीं है। क्या ये भी कारगर कदम दिख रहा है या फिर सिर्फ एक फौरी पेपर पर ऑन पेपर ये कदम दिखता है, हकीकत में इसका कोई मतलब नहीं है? नहीं, बिल्कुल कारगर नहीं है कविंद्र, इसका कोई मतलब नहीं है हकीकत में। और दूसरी बात यह है कि देखिए आप देखिए कि अभी देश में एक बहुत बड़ा एक कैंपेन चलाया कि डिजिटल होना चाहिए, सारे पेमेंट डिजिटल होने चाहिए। हम बैगन खरीदने जाते हैं, 40 रुपए का डिजिटल पेमेंट करके आते हैं, और आप लोग चंदे ले रहे हैं बड़े बड़े, आप डिजिटल क्यों नहीं ले रहे? जो कहते हैं यू नो जो प्रीच कर रहे हैं वो करके तो दिखाओ। अब आपका मौका आ गया है। हम कहते हैं कि ऐसा क्यों कि 2,000 रुपए की रसीद नहीं मिलेगी। मैं कहता हूं 20 रुपए भी अगर कोई दे, कोई अगर 1 रुपए का भी चंदा दे, तो उसको आप रसीद दीजिए, आप इलेक्ट्रॉनिक रसीद दे दीजिए, आप एसएमएस पर रसीद दे दीजिए। आप पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर बना रहे हैं एसएमएस पे कि आप हमें मिस्ड कॉल दे दीजिए, हम आपको मेंबर बना देंगे। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आपको अगर 2 रुपया भी देना है तो आप डिजिटल पेमेंट कीजिए? देश में डिजिटल की हम बात कर रहे हैं, हम गरीब आदमी से कह रहे हैं कि पेटीएम लाओ और भीम लाओ और ये सब करो, तो पॉलिटिकल पार्टीज क्यों नहीं अपने घर से इस बात की शुरुआत करती? और ये बहुत अच्छी चीज होगी अगर वो करेंगे ऐसा, दूसरों के लिए सबक होगा। और दूसरी बात यह कि पॉलिटिकल पार्टी के चंदों में कोई कमी नहीं आएगी। जी। भारतीय जनता पार्टी को खूब चंदा मिलता है, कांग्रेस पार्टी को खूब चंदा मिलता है, तमाम अन्य पार्टियों को वो मिलता रहेगा, लेकिन जनता को ये पता लगेगा कि किसने कितना चंदा दिया और उसके बाद उसके साथ इन्होंने क्या किया। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विपुल जी इस पूरी बातचीत में शामिल होने के लिए और तमाम पहलुओं को सामने रखने के लिए। ये थी पहली खबर, छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के उस पार कुछ और बड़ी खबर। हिंदी का क्रांतिकारी उपन्यासकार, आंचलिक शब्दों को मुख्य धारा से जोड़ने वाला साहित्यकार, पर्दे पर लोक साहित्य की छटा दिखा बेजोड़ रचनाकार। उनकी नजर, उनका शहर में फणीश्वरनाथ रेणु का रचना संसार। वस्तुओं के बाद जीएसटी परिषद ने आज सेवाओं की दरें भी तय कर दी। स्वास्थ्य और शिक्षा को जीएसटी से बाहर रखा गया है। सोने पर अभी फैसला नहीं लिया गया। वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी की दरों से महंगाई बढ़ने की आशंका पूरी तरह खत्म हो गई है। श्रीनगर में 2 दिन तक चली जीएसटी परिषद की बैठक में वस्तुओं और सेवाओं की टैक्स दरों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद वित्त मंत्री ने कहा कि इन दरों से महंगाई में इजाफा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान दरों और जीएसटी की दरों में ज्यादा फर्क नहीं है। जीएसटी शुड नॉट बी ओरिएंटेड टू इंक्रीज इन्फ्लेशन, सो देयर इज हार्डली एनीथिंग वेयर रेट्स हैव बीन हाइक्ड। आइदर द प्रेजेंट लेवल्स हैव बीन मेंटेन्ड or brought down, and therefore the GST itself, besides being a more efficient tax, is also going to be consumer friendly. शुक्रवार की बैठक में सेवाओं की दरें तय की गईं। इन पर 5, 12, 18 और 28% की दर से टैक्स लगेगा। जिन रेस्टोरेंट का टर्नओवर 50 लाख या उससे कम है, उन पर 5% की दर से टैक्स लगेगा। गैर एसी रेस्टोरेंट्स पर 12, एसी रेस्टोरेंट्स पर 18 और 5 सितारा होटलों पर 28% की दर से टैक्स लगेगा। परिवहन पर 5% की दर से टैक्स लगेगा। इकोनॉमी क्लास पर 5 तो बिजनेस क्लास हवाई यात्रा पर 12% टैक्स लगेगा। हेल्थ केयर, शिक्षा, मेट्रो, लोकल ट्रेन, धार्मिक यात्रा और हज यात्रा को जीएसटी से बाहर रखा गया है। Most of the work relating to the rollout has been completed. Only a few things remain. That is in the goods category, those 6 categories which had still to be decided. We need a little more time for discussions. गुरुवार को परिषद ने वस्तुओं पर कर की दरें तय की थीं।
इसके तहत अनाज और घरेलू चीजों पर अभी के मुकाबले कम टैक्स लगेगा। सोना समेत 6 वस्तुओं पर फैसला नहीं हुआ है। इसके लिए 3 जून को फिर से बैठक होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि सेना पाकिस्तान की हर हरकत का जवाब देने के लिए मुस्तैद है। उन्होंने जम्मू कश्मीर में सीमा चौकियों में जाकर सुरक्षा हालात का जायजा लिया। इधर NIA ने हुर्रियत नेताओं के पाकिस्तान से पैसे लेकर कश्मीर में विध्वंसक गतिविधियों को बढ़ावा देने की जांच शुरू कर दी है। NIA ने हुर्रियत नेताओं के खिलाफ आतंकी फंडिंग की जांच शुरू कर दी है। इस मामले में अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी, नईम खान, फारूक अहमद डार और गाजी जावेद बाबा के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इन पर कश्मीर घाटी में विध्वंसक गतिविधियों के लिए लश्कर तैयबा से धन लेने का आरोप है। एक निजी चैनल के स्टिंग ऑपरेशन के सामने आने के बाद यह कदम उठाया गया है। NIA ने चैनल से स्टिंग के वीडियो देने के लिए नोटिस भेजा है। वहीं हुर्रियत इसे सेना की साजिश बता रहा है। ये सिविल यूनिफॉर्म पहनी छोड़ देनी चाहिए, उनको आर्मी की यूनिफॉर्म पहन लेनी चाहिए, क्योंकि वो यहाँ पर आर्मी और सिक्योरिटी फोर्सेस का यहाँ पर PR कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के दौरे पर गए रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने शुक्रवार को सेना की चौकियों में जाकर जवानों और सैन्य अधिकारियों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि सेना पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ और संघर्ष विराम उल्लंघन का जवाब देने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है। What has happened is something which is absolutely not acceptable to our armed forces. That our troops and our army is in a fully state of readiness to check any form of infiltration. रक्षा मंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की पहली प्राथमिकता कश्मीर में शांति बहाल करना है। दक्षिण कश्मीर छोड़कर बाकी इलाकों में सामान्य हालात हैं, लेकिन आतंकियों के साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। There is a problem in South Kashmir in certain areas, but Srinagar particularly has been extremely hospitable and absolutely peaceful. As far as the average peace-loving citizen is concerned, we want him to have a peaceful and prosperous life, but then we'll go very hard on the militants. जम्मू कश्मीर में हाल के दिनों में आतंकी घटनाओं और विरोध प्रदर्शन के दौरान पत्थरबाजी की घटनाओं में तेजी आई है और इसके पीछे पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन और ISI की ओर फंडिंग का खुलासा स्टिंग ऑपरेशन के जरिए हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उत्तर प्रदेश में अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहे। बदमाशों ने शुक्रवार दोपहर करीब 1 बजे फिरोजाबाद के प्रमुख उद्योगपति संजय मित्तल का कार समेत अपहरण कर लिया। मीरा चौराहे पर बदमाशों ने मित्तल की कार रोकी और उसी में सवार हो गए। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज विधानसभा में कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था सुधारने में अभी थोड़ा समय लगेगा। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि प्रदेश सरकार जल्द ही राज्य में कानून का राज कायम करेगी। 12-15 वर्षों की बातें आसानी से छूटने वाली नहीं है। वो छूटने में कुछ समय लग रहा है, इसलिए वह कहीं न कहीं हरकतें दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। सर्वांगीण विकास और सुशासन एक भयमुक्त समाज के माध्यम से स्थापित होगा और यह सरकार करके रहेगी, ये हमारा विश्वास है। दिल्ली के पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हवाला के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि इसी वजह से केजरीवाल ने नोटबंदी का विरोध किया। इस बीच मंत्री सत्येंद्र जैन ने कपिल के खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज कराई है। पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा ने शुक्रवार को अरविंद केजरीवाल पर नए आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पार्टी को जिन 4 कंपनियों से 2 करोड़ का चंदा मिला था, उनकी रसीदें और कंपनियां फर्जी हैं। कपिल मिश्रा ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी में हवाला का पैसा लगा है। हवाला का अरविंद केजरीवाल का इससे सीधा संबंध आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में किसी राजनेता का साबित नहीं हुआ। सरकारी ठेके एक कंपनी को दिए जा रहे हैं, उसी के माध्यम से फर्जी चंदा लिया जा रहा है। बीते गुरुवार को मुकेश शर्मा नाम के एक शख्स ने दावा किया था कि उसने ही आम आदमी पार्टी को 2 करोड़ रुपए चंदा दिया था। अरविंद केजरीवाल ने बचाव में एक निजी चैनल से मुकेश शर्मा की बातचीत का वीडियो भी ट्वीट किया था। पार्टी ने कपिल के आरोपों को खारिज किया है। सरकार की एजेंसियां जिस प्रकार से भी कार्रवाई करना चाहे करें, लेकिन पूरा ये देश देख रहा है कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को बदनाम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी साजिशें रच रही है।
कपिल को 6 मई को जल, पर्यटन और संस्कृति मंत्री के पद से बर्खास्त कर दिया गया था। इसके बाद उन्होंने केजरीवाल पर भ्रष्टाचार से जुड़े कई गंभीर आरोप लगाए और उन्होंने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो और सीबीआई में शिकायत दर्ज कराई है। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। झारखंड में बच्चे चुराने के आरोप में 6 लोगों को भीड़ ने पीट कर मार डाला। भीड़ ने मौके पर पहुंची पुलिस पर भी हमला बोल दिया। संख्या कम होने की वजह से लाचार पुलिस तमाशबीन बनकर लोगों को मरते हुए देखती रही। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में भीड़ ने लोगों को घर से घसीटकर बाहर निकाला और पीट कर मार डाला। एक महिला भी भीड़ के गुस्से का शिकार बनी। इस दौरान जिसने भी पीड़ितों को बचाने की कोशिश की, उसे भीड़ की मार खानी पड़ी। पुलिस के मुताबिक लोग इस इलाके में बच्चों को अगवा किए जाने की झूठी अफवाह फैलाने के बाद गुस्साए हुए थे। ऐसा अफवाह फैला कि कुछ लोग बच्चा चोरी के लिए घूम रहे हैं। कुछ ग्रामीणों ने एक गाड़ी को चेक करने की कोशिश किया, जिसमें उन लोगों का ये कहना था कि इसमें बच्चा चोर लोग हैं। वो गाड़ी रुकी नहीं। कुछ ग्रामीण लोग उसको फॉलो किए। वहाँ पे काफ़ी ग्रामीण लोग वहाँ पे इकट्ठा हो गए। पुलिस का इंटरवेंशन पार्टी गया, उसको भी उन लोगों ने अटैक किया और पुलिस की गाड़ी में आग लगा दिया। इससे पहले पड़ोसी जिले सरायकेला में भीड़ ने 3 पशु व्यापारियों को पीट कर मार डाला। यहाँ भीड़ के हमले में कई पुलिसकर्मी भी जख्मी हुए। इस दौरान आसपास से गुजर रही कारों और पुलिस की गाड़ियों को भी निशाना बनाया गया। हम लोग कुछ बोला नहीं उसको, तो अपने आगे जो फौजी मंगाया फायरिंग करने लग गया। 2 गाड़ियां तेजी से आई और ये सभापति ऐसी जैसे सूचना मिला हम पहुंच के समझा रहे हैं, लेकिन ग्रामीण लोगों से कहना है कि कौन लाया गाड़ी, कहाँ गया, उसको निकालिए। समझा ही रहे थे तब तक इधर हम लोग की गाड़ी इधर से फोड़ फाड़ दिया। पुलिस अब आरोपियों की तलाश कर रही है। दरअसल पिछले कुछ दिन से इलाके में 5-6 गांवों में बच्चों के चोरी होने की अफवाहें फैल रही थीं। हालांकि पुलिस को किसी बच्चे के गायब होने की शिकायत नहीं मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने कहा है कि मध्यस्थता के जरिए विवाद सुलझाने की प्रक्रिया एक तेज और उपयोगी व्यवस्था के तौर पर उभरी है। उन्होंने ये बात बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में विवाद प्रबंधन की नई चुनौती पर चल रहे सेमिनार में कही। उपराष्ट्रपति ने कहा कि अदालतों में बढ़ते मामले, फैसलों में देरी और खर्च ने विवाद सुलझाने के लिए दूसरे विकल्पों की जरूरत महसूस कराई। ऐसे में तीसरे पक्ष की मध्यस्थता के जरिए विवाद सुलझाने को बढ़ावा मिला है। Arbitration is one of the preferred alternative dispute resolution processes and is finding increasing use in both the private and the public sector. Arbitration is often understood as a process where the disputing parties present their case to a neutral third party who renders a decision. It is considered an efficient alternative to litigation. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने यमुना के आसपास शौच करने और कचरा फेंकने पर रोक लगा दी है। इस आदेश का उल्लंघन करने वालों को 5,000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा। एनजीटी ने दिल्ली जल बोर्ड के मुख्य कार्यकारी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। समिति यमुना की सफाई की निगरानी करेगी। समिति को समय समय पर रिपोर्ट भी देनी होगी। नदी में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार और नगर निगम को रिहायशी इलाकों में उद्योगों के खिलाफ जल्द कार्रवाई करने को भी कहा गया है। यह आदेश यमुना की साफ सफाई से जुड़ी एक योजना पर सुनवाई के दौरान आया है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि कल्याणकारी योजनाओं के लिए आधार को अनिवार्य बनाने की 30 जून की समय सीमा नहीं बढ़ाएंगे। अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा कि आधार के जरिए योजनाओं में गड़बड़ी पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। सरकार ने कल्याणकारी योजनाओं के लिए आधार की अनिवार्यता के लिए आदेश जारी करने की याचिका का विरोध किया। अटॉर्नी जनरल का कहना था कि इस मामले में सुनवाई संविधान पीठ पर चल रही है और ऐसे में दूसरी बेंच में इस पर सुनवाई की ज़रूरत नहीं है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में दाखिल सभी अर्जियों पर एक ही बार सुनवाई होनी चाहिए, क्योंकि सब में एक जैसी ही मांग की गई है। इस मामले में अब 27 जून को सुनवाई होगी। सीबीआई की विशेष अदालत ने पूर्व कोयला सचिव HC गुप्ता को दोषी ठहराया है। कोयला मंत्रालय के तत्कालीन संयुक्त सचिव KS करोपा, तत्कालीन निदेशक KC समरिया और दूसरे आरोपियों को भी दोषी ठहराया गया है। ये मामला मध्य प्रदेश में KSSPL कंपनी
खदान आवंटन से जुड़ा हुआ है। कंपनी के निदेशक पवन कुमार अहलुवालिया को भी दोषी ठहराया गया। सजा का ऐलान 22 मई को होगा। सीबीआई का आरोप है कि खदान के लिए कंपनी का आवेदन अधूरा था और इसे खारिज करना चाहिए था। इसके बावजूद कंपनी को खदान का आवंटन किया गया। कुलभूषण जाधव मामले में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पैरवी करने के लिए पाकिस्तान सरकार ने वकीलों की नई टीम गठित करने का फैसला लिया है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज ने यह ऐलान किया है। पाकिस्तान में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के कुलभूषण जाधव की फांसी पर फैसला आने तक रोक के आदेश पर काफ़ी नाराज़गी है। विपक्ष और लोग इसे नवाज शरीफ सरकार की नाकामी बता रहे हैं और मामले की पैरवी करने वाले पाकिस्तानी वकील खैबर कुरैशी की क्षमता पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। पाकिस्तानी अखबार ने सरताज के हवाले से कहा है कि पाकिस्तान की सुरक्षा और संप्रभुता को बनाए रखना बेहद ज़रूरी है। ईरान में आज राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट डाले गए हैं। मौजूदा राष्ट्रपति हसन रूहानी दूसरे कार्यकाल के लिए मैदान में हैं। उन्हें 56 साल के इब्राहिम रईसी से कड़ी टक्कर मिल रही है। रूहानी को उदारवादी माना जाता है। इन दोनों के अलावा 4 और उम्मीदवार भी हैं। राष्ट्रपति रूहानी ने 2015 में दुनिया की महाशक्तियों के साथ परमाणु समझौता किया था। चुनाव को इस पर जनमत संग्रह के तौर पर भी देखा जा रहा है। राष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवार को 50% से ज़्यादा वोट हासिल करने होते हैं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री अनिल माधव दवे का आज राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बांद्राभान में नर्मदा किनारे उनको अंतिम विदाई दी गई। वो यहीं पर नदी महोत्सव का आयोजन किया करते थे। दवे के छोटे भाई ने उन्हें मुखाग्नि दी। दवे का शव सुबह उनके भोपाल निवास नदी के घर से बांद्राभान लाया गया और इस मौके पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री उमा भारती, हर्षवर्धन, थावरचंद गहलोत और नरेंद्र सिंह तोमर समेत कई और हस्तियां मौजूद रहीं। अनिल माधव दवे का कल सुबह दिल्ली में निधन हो गया था। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।